जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1991 से निजकारी की पॉलिसी जो अख्तियार की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उससे तकरीबन 11 अरब डॉलर मिले, लेकिन निजकारी करने के जो मकासद थे पूरी तरह वो हम हासिल नहीं कर पाए। उसकी वजह इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस, सिस्टम के अंदर बार-बार मुदाखलत, तो ये सारी चीज़ों ने मिल के नुकसान पहुँचाया। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पीटीसीएल की, उसकी फ़रोख्त से तकरीबन 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। और बड़ी मज़े की बात, पीटीसीएल के जो कब्ज़े में ज़मीन थी, वो भी दे दी गई, रेलवे की ज़मीन भी दे दी गई। इसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में पब्लिश हुआ, बड़ा अच्छा जर्नल है। और किसी का अच्छा काम हो तो उसकी मेरे ख्याल में एप्रिसिएशन करनी चाहिए, लेकिन हम बहसीते कौम बड़े कंजूस लोग हैं। हम तो ताली भी बजाएं तो एक हाथ से बजाते हैं। हालांकि सुना यही है मैंने कि दोनों हाथ से बजती वैसे दोनों हाथों से ही है। तो उन्होंने जो उसके आथर्स हैं नसीम फराज और डॉक्टर गुलाम समद साहब हैं, तो जिन्होंने बेसिकली जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं या पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं, उनका उनकी इफेक्टिविटी चेक की है आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। और जारी बात है स्टडी जो है पाकिस्तान की है, उसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि देखें, जो हम लोग निजकारी करने की वजह से जो बुनियादी मकासद हमने हासिल करने थे, वो ना करने की वजूहत उन्होंने क्या बताई हैं। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी वजह रेगुलेटर्स की कमज़ोरी और निगरानी के निज़ाम में पाई जाने वाली खामियां हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें, अब रेगुलेटरी निज़ाम में हुकूमत की मुदाखलत भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस ज़माने में रेगुलेटरी इदारे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की मिसाल पेश की गई है, और जिसमें जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। हालांकि अदारा आपने निजकारी की उसकी की है, तो वो तो बेसिकली आपने प्रॉफिट के लिए की है, बल्कि मार्केट में सेहतमंद मुकाबलाबाजी भी वो ना कायम हो सकी। और आपको पता है कि मोनोपोली अभी तक जो है ना वो नहीं टूट सकी। अच्छा, उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो अमूमन होता क्या है कि हुकूमत ने सिर्फ 26% जो शेयर्स थे वो इत्तसालात को बेचे थे, और मैनेजमेंट सारी की सारी उनको दे दी। हालांकि असूल ये है कि हम मैनेजमेंट हैंडओवर नहीं करते जब तक 51% शेयर आप किसी भी कंपनी के खरीदते नहीं हैं। और इत्तसालात ने उस वक्त जो 2.6 अरब डॉलर अदा करने थे, जिसमें उन्होंने 1.4 अरब डॉलर यकमुश्त अदा करने थे, बाकी 1.2 अरब की उन्होंने 33 मिलियन डॉलर की 9 अकसात उन्होंने की थी। और जाहिर सी बात ये एक साथ उनको पे करनी थी वक्त के साथ साथ। तो देखा जाए तो जो इस सौदे से हुकूमत को तकरीबन 1.8 अरब डॉलर ही मिल सके और 800 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो सितम ज़रीफ़ी जो जुल्म हुआ है वो ये कि पीटीसीएल की तमाम अमलाक प्रॉपर्टीज भी इत्तसालात के हवाले कर दी, जो कि एक मुतराज़ कदम था, क्योंकि ये अमलाक दरअसल सूबाई हुकूमतें और पाकिस्तान रेवन्यू की मलकियत थी। तो हम इतनी जल्दी में थे कि हमने, वो जैसे आपसे मैंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट की बात तो हम सोचते ही नहीं है, हमारे अपने इंटरेस्ट की बात होती है। तो जहां हमें अपना इंटरेस्ट नज़र आ जाए उसमें जब हम एक सेकंड भी नहीं लगाते तो हम डिसीजन कर देते हैं। बाकी उसके असरात जो कौम भुगते, मुल्क भुगते, वी डोंट बोदर। इसकी एक और एग्जांपल, जो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, उसको निजकारी की लिस्ट से निकालने की सिफारिश की गई है। उसकी वजह क्या बताई जाती है? उसकी वजह यह बताई जा रही है कि सीडीए को खदशा है कि बिल्डिंग गिराकर कंक्रीट का जंगल बना दिया जाएगा। इस इकदाम से सीडीए के बाई लॉज की खिलाफ वर्जी होगी। अब यह भी कहा गया कि 1951 से अब तक निजकारी की 178 ट्रांजैक्शंस मुकम्मल की गई हैं। निजकारी प्रोग्राम से अब तक 649 अरब रुपये हासिल हो चुके हैं। इजलास में यह भी ब्रीफिंग दी गई कि 1991 में अब तक फरोख्त किए गए इदारों में बैंकिंग, एनर्जी, टेलीकॉम, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, कैपिटल मार्केट, टेक्सटाइल, रियल स्टेट वगैरह वगैरह शामिल है। अब सवाल ये है एक आम शहरी का, मैं भी एक आम शहरी हूं, कि कोई मुल्क अपने असासाजात को बेच के तरक्की कर सकता है? जहां तक मुझे समझ आ रही बात की, हमें उन अदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए जो वाइट एलिफेंट्स हैं फॉर गवर्नमेंट, या जो अदारे नुकसान में हैं। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, जब बी बैंक को प्राइवेटाइज किया गया था तो ये उस वक्त प्रॉफिट में था, और पीटीसीएल भी प्रॉफिट में ही चल रहा था। अब आपके सारे एयरपोर्ट्स गिरवी रखे गए हैं। कुछ पार्क्स को पिछली गवर्नमेंट के अंदर इस्लामाबाद में
गिरवी रखने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में उसको बचा लिया गया। तो हम इस तरह से हाथ धो के पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लेने की हर बंदे को फिक्र पड़ी हुई है कि मेरा मेरा हिस्सा जो है वो मिले, लेकिन पाकिस्तान को अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देने के बारे की बात कोई बंदा नहीं कर रहा। हम ये इतराज जरूर करते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, लेकिन कभी हमने अपने गिरेबान में झांक के ये नहीं सोचा कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। मसलन हमारा विजन अब ये है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ आईटी हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने एक मंसूबा वो सोच रहे हैं कि हुकूमत का शहरियों को 1 लाख रुपए तक का फ़ोन आसान अकसात पर देने का फैसला। बहुत बड़ा मंसूबा है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चंद हफ्तों में टिकटॉक अपना ऑफिस इस्लामाबाद में कायम करेंगे और फेसबुक भी पाकिस्तान में दफ्तर कायम करेगा। और जैसे कि मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये गाह पता नहीं कब हमारी जान छोड़ेगा। कभी हमने ये नहीं कहा, ये हमारी परफॉर्मेंस यहां तक नहीं आई कि फलाने फेसबुक ने, टिकटॉक ने, इंस्टाग्राम में, ट्विटर ने इस्लामाबाद में ऑफिस कायम कर लिए हैं। ये गा गा के चक्कर में ना मुल्क की हालत अब ये हो गई है। बताया जो स्कीम है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 20 से 30% अदायगी करें और कोई भी मोबाइल फोन हासिल कर लें आप, और कोई इसकी जमानत नहीं है। आईडी कार्ड के ऊपर आपको फोन दे दिया जाएगा। जब आप किस्त पे नहीं करेंगे तो आपका फोन लॉक कर दिया जाएगा और दुनिया के किसी हिस्से में आप फोन को चला नहीं सकेंगे। मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने किस्तों में मोबाइल लिया है उसको मोबाइल लेके वो इंडिया जाने की क्या जरूरत है, श्रीलंका जाने की क्या जरूरत है, उसको अमेरिका जाने की क्या जरूरत है। तो इसका कोई अल्टरनेट सोचा है आपने कि अगर वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, जो हमने मोबाइल, जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए का फर्ज कर लेते हैं, आपने मार्केट से उठाया है और वो आपने मुझे दे दिया है, मैंने 2 किस्तें पे की, तीसरी किस्त मैंने पे ही नहीं की, तो वो जो 80 रुपए का नुकसान हुआ है, सॉरी 80,000 का नुकसान हुआ है, वो नुकसान कहां से पूरा करेंगे आप। और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मोबाइल कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो क्या आपने कोई ऐसा मनसूबा बनाया है या ऐसी उसके बाद कोई पॉलिसी है कि वो जो लाखशुदा मोबाइल है उसको वापस हासिल करना है आपने कि नहीं करना। अच्छा, वो साथ ये भी बता रहे हैं स्मार्टफोन फॉर ऑल स्कीम के तहत 10,000 से 1 लाख रुपए मालियत के स्मार्टफोन 3 से 12 माह के एक साथ में दिए जाएंगे। अगर किसी फर्द की जानब से एक साथ की अदायगी नहीं की जाएगी तो फोन को लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो डिवाइस दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। अच्छा, इस स्कीम का मकसद आम आदमी का स्मार्टफोन पहुंचाना और छोटे कारोबारी अफराद को ई कॉमर्स की तरफ रागब करना है, ताकि उन्होंने प्रोग्राम के आगाज की तारीख पर कोई बात नहीं की। वही आपसे मैंने कही बात, भाई गा 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 मेरे मनुआ गा, बस इससे आगे बात नहीं करनी हमने। उन्होंने ये भी बताया कि कनेक्टिविटी सहूलियत के लिए 65 अरब रुपए से 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। माजी में पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने मुल्क में मोबाइल बनाने का सोचा नहीं था, मगर आज वजारत आईटी की बदौलत पाकिस्तान में 29 कंपनियां मोबाइल फोन बना रही हैं। मुझे याद है, अगर मैं गलत हुआ मेरे भाई मुझे ठीक कर देना, दुरुस्त कर देना मुझे, ठीक तो मैं हूँ ही ऑलरेडी। क्यू मोबाइल की कंपनी थी पाकिस्तान में जो मोबाइल बना रही थी, और मेरे ख्याल में शायद वो भी अब बंद हो गई है। और ये जो जिन 29 कंपनीज की बात कर रहे हैं, ये कंपनीज मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बना नहीं रही, ये असेंबल कर रही हैं। तो ये अमीनुल हक साहब को बंदा बता दे, भाई साहब मोबाइल फ़ोन बनाने में और असेंबल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्या ही अच्छा होता अगर मेरे ये ऑनरेबल मिनिस्टर ये बात करते कि हमने जनाब एक ऐसा मनसूबा शुरू किया है कि जिसकी बदौलत हर बंदा पाकिस्तान के अंदर जो लेबर फोर्स में आता है वो घर बैठ के मोबाइल फ़ोन बनाएगा, हम उनको ट्रेन करेंगे। ये जो 65 अरब हम लगा रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, वो 65 अरब हम प्रोड्यूस करने के लिए भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, हम तो उनको ई कॉमर्स का कारोबार वो सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैरियर पेमेंट्स थ्रू मोबाइल्स जो इंटरनेशनल मार्केट में की जा रही थी उनको ब्लॉक कर रही है। अब इसको हम थोड़ा सा यूं बयान कर लेते हैं
कि लेट से अगर आपने कुछ एडवर्टीजमेंट देनी है यूट्यूब के ऊपर, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से करियर के थ्रू उनको पेमेंट कर देते थे और आपका ऐड यूट्यूब के ऊपर चल जाता था। और इसी वजह से यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस भी कर रही है। तो जिस दिन, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, जिस दिन आप अपने मोबाइल फ़ोन से थ्रू करियर अपने एड्स की पेमेंट नहीं कर सकेंगे यूट्यूब को, तो क्या यूट्यूब आपके एड्स चलाएगा? कतई नहीं। तो कल को जब यूट्यूब को ये लगेगा कि मुझे पाकिस्तान में रन होने के लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे वो अपना बंद कर देंगे। और जब वो बंद करेंगे, इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो कारोबार हैं जो लिंक्ड हैं ऑनलाइन या इंटरनेट, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देंगे। तो बेसिकली आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ई कॉमर्स को बढ़ाने की बजाय उसको डिक्लाइन करने के मंसूबे बना रहे हैं। तो खुदारा ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको कहें कि होश के नाखन लें और घर से पढ़ के आया करें, तैयारी करके आएँ, अगर मुल्क को आपने तरक्की की राह पे लेके जाना है। वरना फिर कल ये ना कहना कि मुख्तारा गालां कढ़दा है।